नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम विश्व भूगोल को पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस के विषय में। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस, यानी कि भारतीयों के योगदान के विषय में। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले हम एक छोटा क्विक रिवीजन लेंगे हमारी प्रीवियस क्लासेस का, सॉरी प्रीवियस नोट्स का, जिसमें हम कि किस प्रकार से जो भूगोल शब्द है या जियोग्राफी वर्ड है, इसका ओरिजिन हुआ, ये किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया हुआ था कि आज जो हम जियोग्राफी को एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत जो है किस तरीके से हुई थी। और इन सारी चीज़ों में या भूगोल के विकास में यूनानियों का यानी कि ग्रीक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके विषय में। तो चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम अपनी प्रीवियस क्लास का, कि वहाँ हम लोगों ने किन किन बातों के विषय में बात किया हुआ था। उसके बाद हम आज की क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था जियोग्राफी यानी कि भूगोल भूगोल की। और जब हम इसका परिचय ले रहे थे तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो भूगोल शब्द है ये मुख्य रूप से दो शब्दों, जियो यानी कि पृथ्वी, प्लस ग्राफोस यानी कि डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना से मिलकर के बनी हुई है। और जब हम इसको आपस में मिलाते हैं तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना। और जियो का अर्थ क्या होता है? भू यानी कि पृथ्वी। तो जब हम पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन यानी कि पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करना। अब जब हम वर्णन करने की बात करते हैं या पृथ्वी के अध्ययन करने की बात करते हैं तो ये हम लोगों ने तीन तरीके से किया हुआ था कि किस प्रकार से हम पृथ्वी के का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो जब हम पृथ्वी के नीचे की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमें कोर, मेंटल और क्रस्ट चीज जो है देखने के लिए मिलता है। यानी कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना होता है। सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिलता है? पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और जब हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में क्या चीजें हैं, तो यहाँ हम अलग अलग प्रकार की फोर्सेस देखते हैं। इन फोर्सेस के कारण किस प्रकार के इवेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से जो इंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं उनके कारण वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक वगैरह हमें देखने के लिए मिलता है। तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो यही हम देखते हैं कि यहाँ जो पृथ्वी है वो किन एलिमेंट्स, किन मिनरल्स से मिलकर के बनी हुई है। और जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? जियोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं इसे भूगर्भ शास्त्र, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं उनका अध्ययन करना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? टू स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कॉल्ड जियोलॉजी। आप इसे ध्यान दीजिएगा। फिर जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जब हम बाहर की ओर निकलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है पृथ्वी का क्रस्ट। तो यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिलता है? पृथ्वी का क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की सतह। और जब हम बात करते हैं पृथ्वी के क्रस्ट की, तो जब हम पृथ्वी के सतह पर पहुंचते हैं तो यहाँ हमें वापस से दो प्रकार की बॉडीज देखने के लिए मिलती है। पहला तो हमें देखने के लिए मिलता है लैंड मास यानी कि स्थलीय भाग जो होते हैं वो, और
पहला हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो भी लैंड मास होते हैं वो, यानी कि जो स्थलीय भाग होते हैं वो, जिस पर अलग अलग प्रकार की टेरेस्ट्रियल बॉडीज देखने के लिए मिलती है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, स्थलाकृतियां। जैसे यहीं पर हमें पहाड़, पर्वत, नदियां, प्लेटूज, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और जब हम इस भाग का अध्ययन करते हैं, यानी कि जब हम लैंड मास या किसी टेरेस्ट्रियल बॉडी का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे हम? जियोमॉर्फोलॉजी। और जब हम क्रस्ट के ऊपर उपस्थित वाटर बॉडीज का अध्ययन करते हैं, यानी कि जितनी भी जलीय संरचना है, जब हम उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें ओशियन है, सी वगैरह हैं, तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की संरचना हमें लैंड मासेस यानी कि स्थलीय भाग में देखने के लिए मिलती है, कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर्स हमें वाटर बॉडीज या ओशियन के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सी मॉन्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, गोएट देखने के लिए मिलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं, अबाइसल प्लेन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों के विषय में, तो इसके अध्ययन करने को, या जब हम वाटर बॉडीज का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी। और हम इसे ओशियनोग्राफी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मेजरली आपको समुद्र या ओशियंस वगैरह हमें देखने के लिए मिलते हैं, इस कारण से महासागर वगैरह। इसके बाद जब हम पृथ्वी के बाहरी एनवायरनमेंट, या कह सकते हैं जब हम पृथ्वी के क्रस्ट को छोड़ करके बाहर की ओर देखते हैं, तो यहाँ हमें पृथ्वी का एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें चारों ओर से घेरे हुए है। यानी कि जब हम बात करते हैं पृथ्वी के सराउंडिंग की, यानी कि पृथ्वी के आवरण के विषय में, तो यहाँ हमें दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहला तो हमें यहाँ पर हमारा क्लाइमेट या हमारा एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। तो और दूसरा, तो पहला हमें देखने के लिए क्या मिलता है? सबसे पहला हमें देखने के लिए मिलता है, एक मिनट, तो जब हम बात करते हैं सराउंडिंग की, तो यहाँ हमें सबसे पहली चीज देखने के लिए मिलती है इसका एटमॉस्फेयर, या इसका जो वातावरण है वो। और जब हम पृथ्वी के वातावरण या पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्योंकि जितनी भी क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, जितने भी जलवायुवीय घटनाएं होती हैं, वो सारी सब कुछ आपको यही देखने के लिए मिलेंगी। चाहे वो हवाओं का चलना हो, चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो, रेनफॉल वगैरह हो, ग्लेशियर्स, चाहे वो विंड्स वगैरह हो, चाहे वो प्रेसिपिटेशन या रेन वगैरह हो, क्लाइमेटिक इवेंट यानी कि अलग अलग रीजन्स में किस प्रकार के मौसम जो हैं, वो सारी चीज़ें हमें यही देखने के लिए मिलती है। इस कारण से जब हम एटमॉस्फेयर का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। उसके बाद जब हम इसके अलावा हम दूसरी चीज क्या देखते हैं? यही हम हमारा, जब हम आकाश की ओर देखते हैं, हमारे आसमान में देखते हैं, या हमारे ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, तो हम यहाँ पर ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सोलर सिस्टम हो या सोलर सिस्टम में उपस्थित जितने भी प्रकार के प्लैनेट्स वगैरह हैं, मेटियोराइट क्या है, कॉमेट क्या है, तो इन सारी चीजों का, ब्लैक होल वगैरह, इन सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। यानी कि जब हम हमारे यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं, तो और हमें क्या देखने के लिए मिला? हमारा यूनिवर्स। और जब हम इस यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हम कॉस्मोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को हम कॉस्मोस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए। तो
हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्या इंट्रोडक्शन इसका है। इसके बाद जो जियोग्राफी शब्द है इसको सबसे पहली बार प्रपोज किया था एराटोस्थनीज के द्वारा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रीक्स के विषय में, तो हम वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से पहले जो है कोई एक सब्जेक्ट नहीं था, सेपरेट सब्जेक्ट नहीं थे, ना ही ब्रांचेस वगैरह थी। जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर लिखी जाती थी, और धीरे धीरे चल करके जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया, जैसे जैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट्स होते गए, धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें हमें अब पता चलने लगी उसको हम लोगों ने अलग अलग, या कह सकते हैं सेपरेटली, उन चीज़ों को हम लोगों ने रखना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से शुरुआत हुई किसी भी सब्जेक्ट की। आज हम अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश। तो अब हम अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। प्लस अगर हम बात करते हैं जियोग्राफी की, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस भी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग आगे की क्लास में इसे पढ़ेंगे। तो जब हम बात कर रहे थे जियोग्राफी के विकास की, तो इसमें सबसे मेजर रोल प्ले किया एराटोस्थनीज के द्वारा, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर हैं। और जब एराटोस्थनीज आए तो इन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम है जियोग्राफिका। तो जब हम बात कर रहे थे कंट्रीब्यूशन की, कि कंट्रीब्यूशन क्या था, तो इसमें हम लोगों ने बात किया हुआ था हिकैटियस के विषय में, कि हिकैटियस जब आए तो इन्होंने सबसे पहली बार जियोग्राफी के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था जस पेरियोडस। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इनके बुक का नाम क्या था। तो इनकी बुक का नाम था जस पेरियोडस। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है एराटोस्थनीज का, क्योंकि जब एराटोस्थनीज आए तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जियोग्राफिका। और इसी जियोग्राफिका से में सबसे पहली बार हमें जियोग्राफी वर्ड देखने के लिए मिला। जियोग्राफी जो शब्द है वो हमें देखने के लिए मिला, और यही कारण है कि हम एराटोस्थनीज को देखने के लिए मिला। प्लस एराटोस्थनीज के ही द्वारा पृथ्वी के सरकमफेरेंस का मेजरमेंट भी किया गया था, यानी कि पृथ्वी की परिधि का मापन किया गया था। और जब पहली बार कोई हमें ये सारी चीजें बता रहा है कि पृथ्वी की परिधि किस तरीके कितनी है, या जो भूगोल के लिए एक बुक लिखी जा रही है, तो इनके इस महान कार्य के लिए हम एराटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो हम एराटोस्थनीज को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पिता। और ये जो है इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि एराटोस्थनीज की बुक का नाम क्या है, मुझे आप बताइए। जियोग्राफिका। इनको क्या बोला जाता है, या इनको क्या टाइटल दिया गया है, फादर ऑफ जियोग्राफी का, यानी कि भूगोल के पिता का। इसके बाद एरिस्टोटल आए, जिन्होंने सबसे पहली बार, जब अरस्तु आए तो इन्होंने सबसे पहली बार पृथ्वी के आकार को गोलाभ आकार का माना। इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो सर्कुलर शेप की नहीं है, बल्कि वो स्फेरिकल शेप की है। और स्फेरिकल शेप क्या होता है, कल की क्लास में हम लोगों ने इसके विषय में बात किया हुआ था। तो इस तरीके से अलग अलग जियोग्राफर्स आए ग्रीक्स में, और इन्होंने अलग अलग तरीके से जियोग्राफी के लिए अपना योगदान दिया। तो इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा यूनानियों के योगदान के विषय में। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस, यानी कि भारतीयों के योगदान के विषय में, जहां हम बात करेंगे कि भूगोल के लिए सिर्फ अलग अलग जो है देशों या अलग अलग रीजन्स के भूगोलवेत्ताओं का ही योगदान नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया जा रहा है भारतीय जियोग्राफर्स के द्वारा, जिसमें अलग अलग जियोग्राफर्स या अलग अलग साइंटिस्ट जैसे वराहमिहिर, आर्यभट्ट और दूसरे जो ब्रह्मगुप्त, जिसमें अलग अलग जियोग्राफर्स जैसे वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों का नाम जो है वो शामिल है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा तीसरा टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस के विषय में।
कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस, यानी कि भारतीयों के योगदान के विषय में। तो चलिए इसमें हम अलग अलग जियोग्राफर्स को पढ़ेंगे और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर आपसे केवल विद्वानों के नाम आपको दे दिए जाएंगे, प्लस आपको उनके सब्जेक्ट्स या सॉरी आपको उनके जो है बुक्स दे दिए जाएंगे और इन्हें आपको मैच कराना होता है। तो जब हम बात करते हैं भारतीयों के योगदान के विषय में कि भारतीयों का क्या योगदान था भूगोल को और ज़्यादा विकसित करने में, तो इन्होंने अलग अलग प्रकार से जो है अपने योगदान दिए हुए हैं। चलिए आइए इनको हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली बार हमें हमारे जो ऋग्वेद है, जो कि विश्व का सबसे पुराना वेद है, ये आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जब हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में हमें सबसे पहली बार बताया गया 5 सीजन्स और स्टार के विषय में कि जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारा संसार है उसमें तारे जो है होते हैं, प्लस 5 प्रकार के सीजन्स, 5 प्रकार के मौसम हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ऋग्वेद में क्या बताया गया? ऋग्वेद में हमें बताया गया 5 सीजन्स प्लस स्टार के विषय में, यानी कि तारों और 5 मौसमों के विषय में सबसे पहली बार हमें ऋग्वेद में बताया जा रहा है। इसके बाद वराहमिहिर आए, जिन्होंने, देखिए यहाँ बुक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए हम ज्यादा फोकस उस पर करेंगे। तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं जिनमें बृहत् संहिता, बृहत् जातक और पंच सिद्धांतिका, ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है और आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। और इसी जो इनकी ये बुक है पंच सिद्धांतिका, इसमें सबसे पहली बार हमें बताया गया लूनर और सोलर इक्लिप्स के विषय में, यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के विषय में। और पंच सिद्धांतिका जो है ये वराहमिहिर की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया, इसलिए इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो वराहमिहिर की बुक क्या है? बृहत् संहिता, बृहत् जातक और पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका जो है वो हमें बताता है लूनर एंड सोलर इक्लिप्स के विषय में। इसके बाद आए ब्रह्मगुप्त, और इनकी बुक का नाम है, देखिए बुक से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको केवल बुक्स के नाम लिखवा रही हूँ, इनके विषय में हमसे नहीं पूछा जाता, तो इसलिए हम बुक में इनके विषय में हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे जिनमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, स्फुट सिद्धांत और दूसरी बुक का नाम है खंड खाद्य।
खंड खाद्य। तो ये भारतीयों के योगदान के विषय में था। आगे अभी हम और पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में हमें बताया गया 5 सीजन प्लस स्टार के विषय में। जब वराहमिहिर आए तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी, जिसमें बृहद संहिता, बृहद जातक और पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांतिका में हमें बताया गया लूनर एंड सोलर इक्लिप्स के विषय में। इसके बाद आए ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का की बुक का नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य। इसके बाद आए वराहमिहिर, इनके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद आए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य 1114 से 1185 ईडी के बीच में आए। ये चीजें टाइम पीरियड आपके लिए जरूरी नहीं है, ये नहीं पूछता, ये सिर्फ जानकारी के लिए लिखे गए हैं। तो जब भास्कराचार्य आए तो इन्होंने चौथे जो जियोग्राफर हैं उनका नाम है भास्कराचार्य, और इनकी बुक का नाम है, ये एक मैथमेटिशियन थे और इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इनकी जो पहली बुक है वो है सिद्धांत शिरोमणि। क्या नाम है? सिद्धांत शिरोमणि, जो कि एक मैथ्स की बुक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी सिद्धांत शिरोमणि जो बुक है, इसका एक पार्ट है लीलावती। ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी। आपको नाम से देखने से लग रहा होगा कि ये कोई आर्ट एंड कल्चर की बुक है, लेकिन ये एक मैथ्स की बुक है और कई बार आपसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लीलावती कौन सी बुक है? मैथ्स की बुक है, गणित की बुक है। और ये किसका पार्ट है? सिद्धांत शिरोमणि का। और इनकी दूसरी जो बुक है उसका नाम है करण कौतूहल। तो इनकी जो दूसरी बुक है इसका नाम है करण कौतूहल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो जब भास्कराचार्य आए तो इन्होंने एक बुक लिखी, दो बुक लिखी। पहली बुक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि, जिसका एक पार्ट है लीलावती, जो कि एक मैथ्स की बुक है, क्योंकि जो भास्कराचार्य हैं वो एक मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के मैथ्स को जो है लिखा हुआ है, मैथ्स की बुक को लिखा हुआ है। और दूसरी जो बुक है उसका नाम है करण कौतूहल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ हम लोगों ने बात किया भारतीयों के योगदान के विषय में कि क्या कंट्रीब्यूशन है भारतीयों का एज अ जियोग्राफर, एज अ साइंटिस्ट के रूप में भूगोल को आगे बढ़ाने में, भूगोल को आगे विकसित करने में। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, यानी कि भूगोल की शाखाओं के विषय में। देखिए, जनरली जो है या मुख्य रूप से जो है भूगोल की दो ही शाखाएं हैं। सबसे पहली जो शाखा है उसे हम बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल।
भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल का अर्थ है कि जितनी भी चीजें आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मिल रही हैं, वो सारी चीजें, उन सारी चीजों का अध्ययन हम फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। फिर चाहे वो लैंड मासेस हो, अलग अलग प्रकार की टेरेस्ट्रियल बॉडीज हो, या फिर ओशियनिक बॉडीज हो जिसमें ओशन वगैरह, सी वगैरह सब देखने के लिए मिलते हैं, चाहे हमारा क्लाइमेट हो जहां हम हमारे एटमॉस्फेयर वगैरह को देखते हैं, या फिर हम यूनिवर्स की बात करें, तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है मुख्य, देखिए यहाँ पर हम मेजर जो या इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच है उनकी केवल बात कर रहे हैं। और दूसरी जो ब्रांच है वो है ह्यूमन जियोग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। मानव भूगोल का अर्थ होता है कि जब हम मानव और प्रकृति के बीच में क्या या किस प्रकार के अंतर संबंध हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनके विषय में। तो ये दो ब्रांचेस हैं मुख्य रूप से। जब हम बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी की, तो यहाँ हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के विषय में, क्लाइमेटोलॉजी के विषय में, ओशियनोग्राफी और सॉइल जियोग्राफी, जहां हम बात करते हैं जो मिट्टी वगैरह है उसके विषय में, एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी या जिसे हम कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा बायोजियोग्राफी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट जो है नहीं है हमारे लिए। फिर जब हम बात करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी की, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के विषय में, जहाँ हम मनुष्यों के भूगोल के विषय में जो है देखते हैं। फिर आता है कल्चरल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सेटलमेंट्स वगैरह, अर्बन जियोग्राफी एंड रूरल जियोग्राफी के विषय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है भूगोल की मुख्य शाखाएं, जहां हम जब हम बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी की, तो जब हम बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी के विषय में, यानी कि भौतिक भूगोल के विषय में, तो हम यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि हम यहाँ पर किन किन चीजों का अध्ययन जो है करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जब हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, तो देखिए अगर आप शब्दों को ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे जब हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, तो ये कुछ शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे जियो प्लस मॉर्फो प्लस लॉजी। अब यहाँ पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ये तो हमें पहले ही पता चल चुका है कि अर्थ के विषय में, प्लस जब हम बात करते हैं मॉर्फो, तो मॉर्फो का अर्थ होता है स्ट्रक्चर या किसी भी प्रकार का जो शेप वगैरह होता है वो। और जब हम बात करते हैं लॉजी की, तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना या टू स्टडी। और जब हम इन सारी चीजों को आपस में अगर मिला दें तो इनको हम कह सकते हैं टू स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, या पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी प्रकार की संरचनाएं हैं, जितनी भी प्रकार की आकार या आकृतियां हैं, उन सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। और जैसे यहाँ हमें अलग अलग प्रकार के टेरेस्ट्रियल बॉडीज देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें माउंटेन है, प्लेट्यूज वगैरह हैं, रिवर्स हैं, और भी कई चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो जब हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, सेकंड है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जो जलवायु विज्ञान होता है, इसमें हम बात करते हैं लॉजी, या हिंदी में से लिख सकते हैं जलवायु विज्ञान। देखिए जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए इसका एनवायरनमेंट है, और यहाँ अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक इवेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहीं पर हमें रेन वगैरह देखने के लिए मिलती है, या जो प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है, वो देखने के लिए मिलता है।
यहीं पर हमें जो है विंड्स जो चलती हैं, हवाएं जो चलती हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। अलग अलग प्रकार के सीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान, जहां हम जलवायु यानी कि क्लाइमेट से संबंधित जितनी भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये हम सारी चीज़ों का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। इसके बाद तीसरा है हाइड्रोलॉजी। और हाइड्रोलॉजी जो है, इसे ही हाइड्रो का अर्थ होता है कि जल, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, तो इसे ही हम बोलते हैं सकते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं जल विज्ञान, या फिर समुद्र विज्ञान। देखिए, इनके शब्दों को अगर आप देखेंगे तो आपको कई चीजें जो है समझ में आएंगी, क्योंकि देखिए हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल, वाटर। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? स्टडी। तो इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि स्टडी ऑफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? टू स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि जब जलीय भागों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी या फिर तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइड्रोलॉजी या फिर ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जो है वो आपको मुख्य रूप से महासागर या सागर आपको देखने के लिए मिलते हैं, इस कारण से। इसके बाद हमारा चौथा जो ब्रांच है वो है सॉइल जियोग्राफी, यानी कि मृदा विज्ञान। और जब हम बात करते हैं सॉइल जियोग्राफी की, जब हम बात करते हैं सॉइल जियोग्राफी या मृदा विज्ञान की, तो देखिए, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। यहाँ हम बात करेंगे जो सॉइल है वो किस किस रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है, वो किस प्रकार से बनी हुई है, उनमें कौन कौन से जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें किस मिनरल की या किस एलिमेंट की उसमें प्रचुरता है, और कौन से सॉइल में किस प्रकार की एग्रीकल्चर, किस प्रकार की खेती जो है वो की जा सकती है। तो जब हम बात करते हैं सॉइल जियोग्राफी की, तो यहाँ हम इन सारी चीज़ों के विषय में अध्ययन करते हैं। सॉइल का क्या अर्थ होता है? मृदा यानी कि मिट्टी, और जियोग्राफी यानी कि भूगोल, यानी कि जब हम मृदा यानी कि मिट्टी के भूगोल, मिट्टी के विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं सॉइल जियोग्राफी, यानी कि टू स्टडी ऑफ सॉइल। और इसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? अभी हम लोगों ने समझा कि यहाँ हम अलग अलग प्रकार के रीजन्स का अध्ययन करते हैं कि किस रीजन में किस प्रकार के सॉइल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, किन सॉइल्स में किस प्रकार के मिनरल्स जो है उनकी प्रचुरता है, कौन से सॉइल में किस प्रकार की एग्रीकल्चर या किस प्रकार का कल्टीवेशन जो है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो फिजिकल जियोग्राफी है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटी हुई है: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल जियोग्राफी के विषय में। तो हम लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ा। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी की, यानी कि मानव भूगोल के विषय में, तो मानव भूगोल का अर्थ होता है तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल के विषय में,
तो यहाँ पर हम मनुष्य, देखिए ह्यूमन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य जो भी है वो सारे, और प्लस नेचर का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो मनुष्य है, अगर पृथ्वी पर देखिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीव है वो आपको मनुष्य ही देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें स्पेशल फीचर्स दिए हुए हैं कि हम बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, जबकि दूसरे भी जो जंतु हैं उनके पास में ये चीज़ें हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। प्लस हम समझदार बहुत हैं, और इस कारण से जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीव है वो कौन है? ह्यूमन है। और ह्यूमन जो है वो काफ़ी हद तक नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे ह्यूमन के लिए, चाहे मनुष्यों के लिए खाने की व्यवस्था करनी हो, रहने की व्यवस्था करनी हो, रेजिडेंशियल चीज़ें हो, या फिर उनके दूसरी जो सोर्सेज है या दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, जब वो उनकी बात की जाती है तो मनुष्य जो है वो काफ़ी हद तक नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मनुष्यों को खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो नेचर उन्हें देती है, रहने के लिए घर चाहिए तो वो हम नेचर से लेते हैं, और जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, वो हम कहीं ना कहीं नेचर के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। प्लस नेचर जो है वो भी कुछ हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जब अगर मान लीजिए आपने कोई पेड़ पौधा लगाया और आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप उसमें उसकी उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? एक टाइम के बाद में वो जो पेड़ पौधे हैं वो खराब होने लगेंगे, और इससे जो है हमारा जो नेचर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब होगा। तो इस प्रकार से जो नेचर है वो कुछ हद तक ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है, और जो मनुष्य हैं वो कुछ हद तक प्रकृति के ऊपर, या कुछ हद तक नहीं बल्कि काफी हद तक जो है वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर कोई रिवर है, एग्जाम्पल में ले रही हूँ, अगर कोई रिवर है, आपने उसके ऊपर डैम बना दिया, अगर कोई माउंटेन है उसको काट करके आपने पास बना दिया, तो ये क्या कर रहे हैं? आप एक सर्विस ले रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ह्यूमन और नेचर के बीच में जिस प्रकार के इंटरेक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं, या जिस प्रकार के अंतर संबंध हमें देखने के लिए मिलते हैं, और जब हम इसी इंटरेक्शन या इसी अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इसी अंतर संबंध को हम बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। यानी कि हम इसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दे सकते हैं कि टू स्टडी ऑफ interaction between human and nature called human geography। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, ये सेपरेट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, लेकिन हमें समझना जरूरी है। जब हम ब्रांचेस को पढ़ते हैं, ब्रांचेस जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें किसी भी चीज़ को जब हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं तो उनका हमें बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। और यही कारण है कि मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं इसकी, उसके विषय में मैं आपको जो है बताती चल रही हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने बात किया ह्यूमन जियोग्राफी के विषय में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी की, तो ये लगभग जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला है सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी। सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी का मतलब होता है कि जो सामाजिक और जो किसी भी, जैसे देखिए अगर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार की जो है कल्चर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब आप वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो वहाँ अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग प्रकार के कल्चर्स, अलग प्रकार के खान पान हैं। जब हम ईस्टर्न साइड में आते हैं तो वहाँ अलग प्रकार की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी। दूसरा, जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल जियोग्राफी के विषय में, तो देखिए अब आपको लग रहा होगा कि जियोग्राफी यानी कि भूगोल में हिस्ट्री कैसे आ सकती है। तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल जियोग्राफी की, तो
जितनी भी सभ्यताएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो जितने भी प्रकार की सभ्यताएं हैं उनका ज्यादातर जो है विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लें या सिविलाइजेशन को देखें, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको देख लें, चाहे हम मेसोपोटामियन सभ्यता को देख लें, और चाहे हम किसी दूसरे सिविलाइजेशंस के विषय में बात कर लें, इन सारी चीजों का विकास किसी ना किसी नदी के किनारे हुआ है। जैसे इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वो सिंधु नदी के किनारे हुई है। सॉरी, तो जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल जियोग्राफी की, तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग जितनी भी सभ्यताएं आज हम देख रहे हैं, या एंशियंट टाइम में जितनी भी सभ्यताओं का विकास आपने देखा होगा, उन सारी सभ्यताओं का विकास, ज्यादातर सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदियों के किनारे जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता हो, जो कि कौन सा नदी के किनारे है, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, और यही कारण है कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता के विषय में, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के विषय में, तो ये हमें नाइल रिवर के किनारे देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं उनका विकास कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी नदियों के किनारे हमें देखने के लिए मिलता है। चाहे अगर आप जो है भारत में अगर आप बात करिए, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो गंगा प्लेन है, अगर आप देखिए तो विश्व की 41% जो पॉपुलेशन है वो इस रीजन में निवास करती है। तो अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं जो नदियां हैं उनका हिस्ट्री से, उनका हमारे इतिहास से या हमारे जो सभ्यताएं हैं उनसे कनेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा है। क्योंकि जब हमारे रहने के लिए या हमारे कहीं पर अगर हम निवास कर रहे हैं तो हमारी सुविधाओं के अनुसार हम निवास करते हैं, हम ऐसी जगह पर रहना प्रेफर करते हैं जो हमारे लिए जो है उपयोगी हो। तो इस प्रकार से नदियां जो है एक बहुत ही बड़ा सोर्स थी, क्योंकि जब नदियां हैं तो हमें वहां से खाने के लिए, हम वहां से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अपने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, पीने के लिए पानी ले सकते हैं, प्लस हम वहां पर रह सकते हैं। और यही कारण है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका विकास कहीं ना कहीं नदियों के किनारे हुआ है। और इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्टोरिकल जो जियोग्राफी है वो इस प्रकार से हम लोगों ने हिस्टोरिकल जियोग्राफी के विषय में पढ़ा कि हिस्टोरिकल जियोग्राफी जो है वो क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसएससी में भी पूछा जाता है, प्लस अगर आप सीयूईटी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं जो जनसंख्या है वो किस स्थान में किस प्रकार से निवास करती है, जो जनसंख्याएं हैं उनके विषय में बात करते हैं कि मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, ग्रोथ रेट जो है वो कितना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें सेंसस वगैरह पूछते हैं, लेकिन एसएससी में सेंसस जो है उससे
बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे 2023 के, तो लगभग यहाँ से 14 क्वेश्चंस जो है बने हुए हैं। तो सेंसस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है ध्यान देना है जब हम आगे पढ़ेंगे तब। इसके बाद अगली ब्रांच है हमारी पॉलिटिकल जियोग्राफी, यानी कि राजनीति विज्ञान, जहाँ हम जो लोग हैं उनमें और किस प्रकार की वहाँ पर पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं उनके विषय में। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी की, यानी कि आर्थिक भूगोल के विषय में, और यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है, पहला है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स और दूसरा है इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल के विषय में, जहाँ पर हम ह्यूमंस और उनके बीच में किस प्रकार के जो है इकोनॉमिकली चीज़ें चल रही हैं, आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर किस प्रकार की है, इन सारी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं, इसे हम इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं, जो कि मुख्य रूप से 6 जो है पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला इसमें देखने के लिए मिलता है एग्रीकल्चर, यानी कि जिस भी रीजन में आप हैं वहाँ पर किस प्रकार के एग्रीकल्चर किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। दूसरा बात होता है इंडस्ट्रियल, यानी कि यहाँ हम बात करते हैं उद्योगों के विषय में। फिर है टूरिज्म, ये इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के विषय में, यानी कि यातायात के साधन जो हैं उनके विषय में, और यहाँ पर जो रूट्स वगैरह हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, जैसे नेशनल हाईवे क्या है, नेशनल वाटरवेज कौन कौन से हैं, लॉन्गेस्ट वाटरवे या लॉन्गेस्ट जो है नेशनल हाईवेज वो कौन कौन से हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। प्लस यहाँ पर 5वां जो है सेक्शन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पर जिस भी जगह की बात की जा रही है वहाँ पर किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और लास्ट है सर्विसेज के विषय में। तो ह्यूमन जियोग्राफी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, दूसरा है इकोनॉमिक जियोग्राफी, और इकोनॉमिक जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, यानी कि इसमें हम ये भी देखते हैं कि किस किस रीजन में किन प्रकार के मिनरल्स, किस प्रकार के एलिमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है ये भूगोल की शाखाएं हैं, यानी कि ब्रांचेस के विषय में है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम पढ़ते हैं इनके विषय में, इनके डेफिनेशंस के विषय में। तो देखिए सबसे पहली बार ही जब हम बात करते हैं, सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान। ये बताता है कि यह भू आकृतियों, उनके विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, देयर एवोल्यूशन, यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हो रहा है, और उससे संबंधित जो प्रोसेस है उसके विषय में। दूसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं इट कंपासेस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर and elements of weather and climates and climatic types and regions। तो यहाँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो भी वायुमंडल है वो किस प्रकार की संरचना वाला है, जो मौसम है किसी रीजन में वो कैसा है, जो जलवायु के तत्व हैं वो किस प्रकार के हैं, और कौन से प्रदेश में किस प्रकार के जलवायु हमें देखने के लिए मिल रहे हैं उनके विषय में। जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ अलग प्रकार के क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर आपको अलग प्रकार के जलवायु जो है देखने के लिए मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं जल विज्ञान, यानी कि हाइड्रोलॉजी के विषय में, जो बताता है कि यह धरातल के जल परिमंडल का मतलब है वाटर बॉडीज, यानी कि जो भी ओशियन है, सी वगैरह है, रिवर्स है, वो सारी चीज़ें, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं, तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी, या इसे आप और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं ओशियनो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओशियनोलॉजी। तो यहाँ हम क्या बात करते हैं, हाइड्रोलॉजी स्टडीज द रिल्म ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, ओशियन,
lakes, rivers, and other water bodies and its effect on different life forms including human life and their activities। यानी कि मनुष्य और उनकी जो एक्टिविटीज, उनकी जो क्रियाएं हैं जल से संबंधित, उनके विषय में। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल जियोग्राफी की, यानी कि मृदा भूगोल की। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कि ये बता रहा है कि यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। सॉइल जियोग्राफी इज डिवोटेड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ सॉइल formation, soil type and their fertility status and distribution and uses। अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा है इन सारी चीज़ों के विषय में, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको जो है बता दिया है, आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पांचवा है हमारा सांस्कृतिक भूगोल, यानी कि कल्चरल जियोग्राफी, जिसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत हम समाज तथा इसकी स्थानिक या प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ये बता रहा है encompasses the study of society and its spatial dynamics as well as the cultural elements contributed by the society। इसके बाद छठवां है आर्थिक भूगोल के विषय में इकोनॉमिक जियोग्राफी, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह मानव की आर्थिक क्रियाओं, जैसे क्या क्या चीज इसमें शामिल है, कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, पर्यटन, टूरिज्म, व्यापार, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो, और अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं, यानी कि जो सर्विसेज होती हैं उनके विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी। फिर सतवां है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे देख ले रहे हैं। ये बताता है कि यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं, ये जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बताता है कि यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं यहाँ पर हम सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर ये है इंडिया, तो इंडिया के विषय में जब हम बात करते हैं, जब हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि इसके निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन सी जो है सीमाएं जो है किसी भी देश को भारत के साथ में सेपरेट करती हैं, या कौन सी जो है जल संधियां हैं जो कि भारत को किसी दूसरे देश के साथ में कनेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंतर्गत जो है आता है। इसके बाद इसके बाद सबसे जो लास्ट है और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसकी जो है बिल्कुल ये लेटेस्ट ब्रांच है जियोग्राफी का, इसलिए इससे कई बार सवाल मुझे पूछे गए हैं। और आप यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा कि भूगणित के विषय में, यानी कि जियोडेसी के विषय में, इसमें बताया गया है कि देखिए जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो यानी कि अर्थ के विषय में, तो ज्यादातर लोगों को एक अजम्पशन है या एक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसे गोल होगी। अगर ओरिजिनल इमेज इसकी कुछ इस प्रकार से होगी, आप इमेजिन करते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसी गोल है, जो कि हमें देखने में ऐसी जो है दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल जो शेप है या रियलिटी जो है पृथ्वी की वो कुछ ऐसी है, या पृथ्वी की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार का है। तो ये आपको क्या सर्कुलर लग रहा है कि ये गोलाकार होगा? बिल्कुल भी नहीं।
और प्लस इसमें अगर आप कहिए कि ये स्फेरिकल शेप का है या गोलाभ आकार का है, तो ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें उभार तो है लेकिन ये प्रॉपर गोल नहीं है। इसकी जो संरचना है, इसकी जो आकार है वो बिल्कुल अलग है। और यही कारण है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके आकार को एक अलग नाम दिया, जिसे हम जियोइड शेप के नाम से जानते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसके शेप को पृथ्वी के, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जियोइड। तो पृथ्वी की संरचना कैसी है, कुछ इस प्रकार की है। और जब हम इसकी जो पृथ्वी है, जब हम उसकी शेप यानी कि उसके आकार और उसकी आकृति और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण जो उसका बल है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं जियोडेसी। यानी कि जब आप पृथ्वी के शेप, साइज एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि जब हम पृथ्वी के आकार, आकृति और गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, जियोडेसी। इसे हम क्या बोलते हैं, जियोडेसी, या हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, भूगणित। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि मापनों एवं प्रेक्षणों के आधार पर पृथ्वी के आकार एवं आकृति, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा भूपृष्ठ के बहुत बड़े क्षेत्रों का क्षेत्रफल आदि निर्धारित किया जाता है। यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं कि जियोडेसी इज द साइंस ऑफ एक्यूरेटली measuring and understanding three fundamental properties of the earth। अब ये थ्री फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, वो हैं इट्स जियोमेट्रिक शेप, यानी कि इसके आकार, इट्स ओरिएंटेशन इन स्पेस, आकृति, एंड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जियोडेसी जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप चीजों को ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम लोगों ने बात किया कि जो जियोग्राफी है उसके ब्रांचेस के विषय में, उसकी शाखाओं के विषय में ओके सर। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के विषय में, यानी कि भूगोल की शाखाओं के विषय में। आई होप कि आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और जो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर मेरी चीज़ें या मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर आपको चीज़ें अगर समझ में आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, नमस्कार।